तो मेरे एनिमे के 14 कैसे हैं आप लोग। इस वीडियो में हमें बहुत सारे सैड मोमेंट देखने को मिलेंगे, खास करके विंजिन की। बिना किसी बकचोदी के अपनी स्टार्ट करते हैं वीडियो। और पिछले एपिसोड में देखा था विंजिन पहाड़ के ऊपर शोंगजी के साथ रहने लगता है। बट एक शाम को जब बारिश हो रही होती है, एक लड़की भी वहाँ पे आ जाती है जो कि काफी ज्यादा बुरी हालत में लग रही होती है और विंजिन उसको अपने साथ रख लेता है। आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जो विंजिन होता है जमीन में लेटा हुआ होता है और वो लड़की मस्त बिस्तर में विंजिन के पीछे लेटी हुई होती है। विंजिन अपने मन में बोल रहा होता है, मैं बहुत बड़ी परेशानी में फंस गया हूँ, ये बहुत बड़ी आफत है। अभी के लिए मैं इसको यहाँ पे रहने दे रहा हूँ बारिश की वजह से, लेकिन उसके बाद मुझे क्या करना चाहिए? आखिर ये मेरे घर के आगे ऐसे बेहोश क्यों हो गई? एक मिनट, कहीं इस लड़की को शामन ने तो नहीं भेजा है? क्या होगा अगर ये सोते हुए मुझे मारने की कोशिश करेगी? मेरा दिमाग खराब हो रहा है। जरूर शामन ने इसको यहाँ पे मुझे मारने के लिए भेजा होगा, लेकिन इन लोगों को क्या लगता है मैं खुद को इतनी आसानी से मरने दूंगा? ये लड़की अभी पूरी तरह से मुझे मारने के बारे में सोच रही होगी, है ना? मुझे इसे लात मार के यहाँ से बाहर निकालना होगा। और विंजिन जैसे ही अपना हाथ इस लड़की की तरफ बढ़ा रहा होता है इसको बाहर निकालने के लिए, इतने में ही वो देखता है इस लड़की के सोते हुए भी आंसू आ रहे होते हैं, जिन्हें देख के विंजिन घर के बाहर बारिश में लेट जाता है और खुद से कहता है, आखिर मुझे क्या करना चाहिए? क्या मुझे कुछ देर के लिए इसे यहाँ पे रुकने देना चाहिए? इसके बाद बारिश रुकती है और विंजिन उसके साथ के यहाँ पे जितने भी बंदे होते हैं उनसे माफी मांगता है। और ये देख के यहाँ पे जितने भी लोग होते हैं हैरान होते हैं। इनमें से एक लड़का कहता है, क्या मुझे यकीन नहीं हो रहा है, क्या अभी अभी हमारे कानों ने कुछ गलत सुना है? तुम बोल रहे हो कि अब तक जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम हमसे माफी मांगते हो? विंजिन माफी मांग रहा है? क्या तुम्हारा सर कहीं पर टकरा गया था क्या, जिस वजह से तुम पागल हो गए हो? आखिर तुम अचानक से इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? लेकिन विंजिन एक हल्की सी स्माइल के साथ कहता है, मैंने कहा अब तक जो कुछ भी हुआ है मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ, क्या मैं माफी भी नहीं मांग सकता? बाकी ये बंदे कहते हैं, नहीं विंजिन, जैसा तू पहले था बिल्कुल वैसा ही हो जा साले, मुझे यकीन नहीं होता तू हम सबसे माफी मांग रहा है। आखिर तू है कौन? क्या तेरे ऊपर कोई भूत वूत लगा है क्या? विंजिन कहता है, अबे साले, अगर तुझे ये सब कुछ पसंद नहीं आ रहा है तो आजा फाइट करते हैं। आखिर मुझे कितनी बार बोलना पड़ेगा तुम लोगों से? जो कुछ भी हुआ मैं उसके लिए माफी मांगता हूँ। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। खैर जो भी हो, अब मैं भी तुम्हारे परिवार का एक हिस्सा हूँ। इतने में ही पीछे से शोंगजी आता है और विंजिन कहता है, अरे देखो ये हरामजादा भी आ गया। खैर अगर तुम लोगों को मैं यहाँ पे अच्छा नहीं लगता तो तुम लोग मुझे यहाँ से लात मार के भगा सकते हो। अभी शोंगजी के पास कुछ खाने की चीज होती है और वो विंजिन को कहता है, विंजिन इधर आ और इसको टेस्ट कर। विंजिन कहता है, आखिर मैं ऐसा क्यों करूँ? शोंगजी कहता है, तूने मुझे मास्टर कह के बुलाया था। विंजिन कहता है, वैसे तुम ये किमिची क्यों बना रहे हो? इतने में ही दूसरा बंदा कहता है, वैसे एक चीज के बारे में मैं काफी समय से सोच रहा हूँ, आखिर विंजिन तुम्हारे पीछे वो लड़की कौन है? और विंजिन के पीछे वही लड़की होती है जो बारिश के टाइम पे विंजिन के पास आई थी। वही लड़की विंजिन के पीछे से कहती है, किमिची को उस तरह से नहीं बनाते हैं। और जो शोंगजी यहाँ पे किमिची बना रहा होता है ये लड़की भी वहाँ पे किमिची बनाने लगती है। इतने में ही एक दूसरा बंदा कहता है, क्या ये वही लड़की है जो शामन के घर में काम किया करती थी? विंजिन किमिची खाते हुए कहता है, हाँ, शामन के पास काफी सारे नौकर चाकर भी हैं और मैंने सुना है ये भी उनमें से ही एक है। सही सही बोलो तो ये वहाँ की एक नौकरानी है जो तेजिन चियोन की सेवा करने के लिए है। दूसरा बंदा कहता है, लेकिन आखिर ये लड़की यहाँ पे कर क्या रही है? विंजिन खाते हुए कहता है, इसने मुझे बताया कि सामन के घर से भाग गई है। दूसरा बंदा कहता है, क्या भाग गई है? लेकिन क्यों? विंजिन कहता है, जब भी तेजिन चियोन का बुरा दिन चलता है तो वो याकुजा के मेंबर्स और बाकी सारे बंदों को मार के अपना गुस्सा शांत करता है। मुझे नहीं पता कि वो क्या वजह है जिस वजह से उसका दिमाग खराब हो जाता है, लेकिन तेजिन चियोन जो ज्यादातर याकुजा के मेंबर्स को ही परेशान करता था, उनको मारा करता था, अब धीरे धीरे करके उसने अपने बाकी के नौकर चाकरों के ऊपर भी हाथ उठाना स्टार्ट कर दिया है और उन सभी नौकरों में ये लड़की भी शामिल थी। इस लड़की ने जब बाकी के लोगों को पिटते हुए देखा तो इसको अंदाजा हो गया था अगर ये वहाँ पे रुकी तो ये जल्द ही वहाँ पे मारी जाएगी और वहाँ से भाग के ये गलती से मेरे घर में आ गई। और ऊपर से जब ये आई थी उस समय बारिश हो रही थी, इसलिए मेरे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, इसलिए मैंने इसे अपने घर में रहने के लिए जगह दे दी। दूसरा बंदा कहता है, अगर ऐसी बात है तो तेजिन चियोन इसको ढूंढ रहा होगा। क्या इस लड़की को हमारे साथ रखने से हमें कोई दिक्कत नहीं होगी? तुम अब भी इस लड़की को वापस भेज सकते हो। इतने में ही ये लड़की बहुत ही प्यार से कहती है, ये अच्छा है ना, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ ना, मैं साफ सफाई करने में भी काफी ज्यादा अच्छी हूँ, साथ ही साथ में मैं कपड़े भी अच्छी तरह से धो देती हूँ और इसके अलावा मैं बाकी के काम भी अच्छे से कर लेती हूँ। तभी एक मोटा बंदा कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम ये सारी की सारी बातें मुझे क्यों बोल रही हो? ये बेचारी लड़की कहती है, मुझे बड़े लोगों ने कहा है कि मुझे ज्यादा देर तक एक जगह पे बैठा नहीं रहना चाहिए, इसलिए तुम मुझे जो भी काम करने के लिए बोलोगे मैं कर दूंगी। मैं घर के सारे काम करना जानती हूँ। हाय, एक छोटी बहन ऐसी मुझे मिल जाती, सारे के सारे काम करवाता उससे। खैर तभी दूसरा बंदा कहता है, हे बच्ची, तुम जो कुछ भी बोल रही हो ठीक है, लेकिन हम लोग तुम्हें। और शोंगजी भी किमिची खाते हुए ये सब कुछ देख रहा होता
होता है। इतने में ही वो लड़की कहती है, हाँ मैं सारे काम करना जानती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे रहने दो। प्लीज मुझे भी अपने परिवार का एक हिस्सा बना लो, प्लीज मुझे यहाँ से मत भगाओ। तभी एक बंदा विंजिन को कहता है, हे आखिर तुम इस लड़की के लिए इतना कुछ क्यों कर रहे हो? विंजिन कहता है, क्योंकि वो मरने वाली है। तुम तेजिन चियोन को अच्छी तरह से जानते हो, उसके पास सब कुछ है। ये लड़की तेजिन चियोन के लिए बस एक सामान जैसी है। अगर ये वापस से तेजिन चियोन के पास चली गई तो इसका कोई भी चांस नहीं है कि तेजिन चियोन इसको माफ कर देगा। ये लड़की अपनी जान को दाव में लगा के वहाँ से भागी है। इतने में ही मैरी इस लड़की को गले लगा लेती है और कहती है, इसे हमारे साथ शामिल होने दो। तेजिन चियोन से हमें डरने की जरूरत नहीं है। अभी ये लड़की बहुत ही ज्यादा बुरी कंडीशन में है, इसलिए हमें इसे अपने साथ रख लेना चाहिए। तभी दूसरा बंदा कहता है, मैरी क्या तुम्हें इस बात से कोई भी दिक्कत नहीं होगी? क्योंकि इसके यहाँ पे आने से तुम्हारा खाना थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्या तुम्हें कोई दिक्कत नहीं है? और जिसने मैरी को ऐसा कहा होता है, मैरी उसे लातों ही लातों से बजा रही होती है। और इतने में ही दूसरा बंदा कहता है, आखिर हम क्या करें? अगर हम इसको रहने भी देते हैं तो हमारे पास जगह नहीं है जहाँ पे ये रहेगी। इतने में ही शाओंग जी कहता है, उसके पास जगह है, वो तुम्हारी ही जगह में रहेगी। विंजिन कहता है, क्या मेरी जगह में? आखिर तुम क्या बोल रहे हो? आखिर मैं इसको अपने घर में सोने क्यों दूंगा? शाओंग जी कहता है, इसको तूने ही एक्सेप्ट करा है। अगर ये लड़की तेरी वजह से यहाँ पे आई है तो इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तुझे ही लेनी पड़ेगी। या तो इस लड़की की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, या फिर तुझे अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि तू इस लड़की को बचा नहीं पाएगा। अगर तू इस लड़की की जिम्मेदारी नहीं ले सकता तो ठीक है, मैं कैसे न कैसे इस लड़की का जुगाड़ करता हूँ यहाँ पे रहने का। विंजिन कहता है, ठीक है मैं इस लड़की की जिम्मेदारी लेता हूँ। अब से ये लड़की और मैं एक साथ रहेंगे। लेकिन टीचर, मुझे तुम्हारी एक मदद की जरूरत है। मुझे सिखाओ फाइट कैसे करी जाती है। अभी तक मेरे पास इतनी ताकत नहीं है कि मैं अपने लोगों को बचा सकूं। मुझे सिखाओ कि लड़ा कैसे जाता है ताकि मैं अपने लोगों की रक्षा कर सकूं। मैं भी इन हरामजादों की तरह रेसलिंग सीखना चाहता हूँ। शाओंग जी एक स्माइल के साथ कहता है, जिस रेसलिंग की तू बात कर रहा है वो कोई आम रेसलिंग नहीं है। खैर जो भी हो, मैं तेरी बात समझ चुका हूँ और तेरे लिए बेहतर यही होगा कि तू खुद को तैयार कर ले मेरी ट्रेनिंग के लिए, क्योंकि मेरी ट्रेनिंग काफी ज्यादा मुश्किल होती है। इतनी ज्यादा मुश्किल कि तुझे महसूस होगा कि तुझे उल्टी करने का मन कर रहा है। और मुझे भी जो कुछ आता है मैंने भी इसी तरह से ये सब कुछ सीखा था। और शाओंग जी किमिची उठा के यहाँ से अपने कमरे में चला जाता है और विंजिन अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मैं भी ताकतवर बन सकता हूँ? मैं भी रेसलिंग सीख सकता हूँ। लेकिन जैसे ही शाओंग जी अपने कमरे के अंदर आता है तो उसके हाथ में जो किमिची होती है वो जमीन में गिर जाती है और वो बहुत ही तेजी से हाँफने लगता है। असल में उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होती है और उसको अपनी पुरानी मेमोरीज याद आ रही होती हैं, जिसमें लोग उसको घूर के देख रहे होते हैं। शाओंग जी फटाफट से अपनी दवाई निकालता है और उसको खा लेता है और तब जाके उसको थोड़ी सी शांति मिलती है। यानी कि शाओंग जी के साथ कुछ ना कुछ तो हेल्थ इश्यूज हैं। और क्योंकि शाओंग जी के कमरे से किमिची गिरने की आवाज आई होती है, इसलिए एक बंदा यहाँ पे आता है और दरवाजा खटखटाते हुए कहता है, टीचर क्या आप ठीक हो? शाओंग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, इसलिए अंदर मत आना, जाओ यहाँ से चले जाओ, अंदर मत आओ। ये बंदा कहता है, ठीक है टीचर, और ये यहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं गेहूं के खेत जो कि हवा की वजह से लहलहा रहे होते हैं और खेत के बीचों बीच खड़ा होता है शामन और शामन के सामने से गेहूं की फसलों के बीच से यहाँ पे आता है चार्ल्स चोई। शामन एक स्माइल के साथ कहता है, चार्ल्स चोई, मैं तुम्हारा काफी समय से इंतजार कर रहा था। चार्ल्स कहता है, तो चियोनलैंग में ऐसी भी जगह है? शामन कहता है, ये एक ऐसी जगह है जिसका मैं काफी ज्यादा ध्यान रखता हूँ। चार्ल्स कहता है, कभी कभी मैं सोचता हूँ सारी की सारी बातें भूल के ऐसी सुंदर सी जगह में रहने आ जाऊँ। शामन कहता है, हा हा हा, तुम पागल हो जैसी बातें कर रहे हो। चार्ल्स कहता है, खैर जो भी हो, मुझे यहाँ पे इन्वाइट करने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। लगता है जो मैंने वक्त तुम्हें दिया था उस वक्त में तुमने अपना फैसला कर लिया है, तो अब तुम चियोनलैंग को मेरे हवाले करने वाले हो, है ना? शामन कहता है, तू कितना प्यारा हरामजादा है। वैसे कितना टाइम हो गया होगा जब से हमने आखिरी बार एक दूसरे को देखा था। सच बताऊं तो तूने मुझे हैरान कर दिया था। मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तेरे पास मेरे खिलाफ वो पेपर होगा। जब यामाजाकी क्लैन यहाँ कोरिया से जा रही थी तो मैंने सोचा मेरी कमजोरी भी उनके साथ साथ में जा रही है, लेकिन वो कागज जिसमें लिखा है मैं यामाजाकी के साथ मिलकर काम करता था, उससे ये साबित होता है कि मैंने इस देश को धोखा दिया है। चार्ल्स कहता है, क्या तुझे अपने किए पे पछतावा हो रहा है? शामन कहता है, चार्ल्स चोई, लेकिन मैं वो अकेला इंसान नहीं था जिसने वो करा था। मैंने अकेले ही इस कंट्री को धोखा नहीं दिया है, तो ये बात अच्छी तरह से जानता है। चार्ल्स कहता है, आखिर तेरा इस बात से क्या मतलब है? शामन कहता है, हरामजादे, तूने भी इस देश को धोखा दिया है। चार्ल्स कहता है, क्या तू मेरे बारे में बात कर रहा है? आखिर बिना सबूत के तेरी बातों के ऊपर कौन विश्वास करेगा? शामन कहता है, तुझे लगता है मेरे पास सबूत नहीं है? माफ करना चार्ल्स, लेकिन इस बार मेरे पास कुछ दिलचस्प है। वो लड़का जो पहाड़ों में रहता है उससे मुझे रेड पेपर मिल चुका है। और शामन वो रेड पेपर अभी चार्ल्स चोई को दिखाता है। इसके बाद शामन कहता है, मेरी कमजोरी तो बस इतनी सी है
कि मैंने यामाजाकी के साथ मिलकर काम करा था, लेकिन इस लाल कागज में जो तेरे बारे में लिखा है वो तो एक अलग ही लेवल का मामला है। तू अभी अपने बिजनेस को बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। अगर तेरे ये काले चिट्ठे बाहर आ गए तो तेरे लिए मामला काफी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। क्यों चार्ल्स, मैंने बिल्कुल सही कहा ना? चार्ल्स एक स्माइल के साथ कहता है, काफी अजीब बात है, ये लाल कागज इस दुनिया में एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए था। शामन कहता है, लेकिन ये यहाँ पे है तेरे सामने। और बस चार्ल्स को आप अच्छी तरह से जानते हो, जब भी कुछ ऐसा होता है तो वो सामने वाले को निपटाने की कोशिश करता है। और अभी चार्ल्स अपना हाथ आगे बढ़ाता है शामन को जान से मारने के लिए, लेकिन इतने में ही यहाँ पे कोजिमा ब्रदर्स आ जाते हैं और चार्ल्स को ऐसा करने से रोक लेते हैं। शामन बहुत ही ज्यादा स्टाइल में कहता है, क्या तू मुझे जान से मारने की कोशिश कर रहा है इस लाल कागज की वजह से? चार्ल्स, मुझे तुझसे यही उम्मीद थी, ये लाल कागज तेरे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है ना? चार्ल्स कहता है, तू अब दिमाग खराब कर रहा है मेरा। क्या तेरे पास तेरी रक्षा करने के लिए यहाँ पे ये 2 बंदे हैं? तुझे लगता है ये कोजिमा ब्रदर्स तुझे मुझसे बचा सकते हैं? इसके बाद शामन एक स्माइल के साथ कहता है, चार्ल्स तुझे पता है मैंने तुझे आज यहाँ पे क्यों बुलाया है? क्योंकि इस सुनसान जगह में तुझे जान से मारना काफी ज्यादा आसान होगा। और अभी खेतों के बीच से बहुत सारे याकुजा के बंदे बाहर आ रहे होते हैं चार्ल्स को मारने के लिए। चार्ल्स ये सब कुछ देख के एक स्माइल के साथ कहता है, ये सब कुछ काफी ज्यादा निराशाजनक है। मैं गैपयांग फिस्ट का 2nd नंबर का बंदा था और उसके बावजूद भी तुझे ऐसा लगता है इतने लोग मुझे मारने के लिए काफी हैं? शुक्र है तूने हमारी मुलाकात के लिए ये सुनसान जगह चुनी है। शामन कहता है, क्या आखिर तू क्या बोलना चाहता है? चार्ल्स कहता है, मैं कहना चाहता हूँ जो मेरी तरफ बंदा है उसको भी आसानी होगी यहाँ पे तुम सबको जान से मारने में। और चार्ल्स अपने साथ यहाँ पे सिर्फ एक बंदे को लेके आ रखा होता है जो कि खेतों से चार्ल्स की तरफ आ रहा होता है और इस अकेले बंदे की प्रेजेंस ही काफी होती है इन सबको मारने के लिए। हालांकि अब तक शामन को एहसास नहीं हुआ होता है कि चार्ल्स के साथ कौन है और वो कितना खतरनाक है। शामन एक स्माइल के साथ कहता है, क्या वो बंदा यहाँ पे तेरी रक्षा करने के लिए आ रखा है? चार्ल्स, तू एक ऐसा इंसान है जिसने काफी सारे लोगों को जान से मारा है और इसलिए मैं ये बात सोच के हैरान हूँ आखिर तू अपने साथ यहाँ पे किसको लेके आया होगा? लेकिन तूने तो मुझे निराश कर दिया। ये तो एक नौसिखिया है। तू इस बच्चे को लेके आया है हम सबको मारने के लिए। और यार यहाँ पे शामन के सामने एक बंदा खड़ा होता है काली आंखों के साथ। शामन को देख के चार्ल्स का भी वही रिएक्शन होता है जो अभी मेरा है। चार्ल्स कहता है, क्या नौसिखिए से तेरा क्या मतलब है? मुझे लगता है तुझे पता नहीं कि वो कौन है। लेकिन इतने में ही गन अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, चार्ल्स जोई अपना मुंह बंद कर, तुझे बस उन्हें ये बताने की जरूरत है मैं किसी को भी मार सकता हूँ, मेरे बारे में और ज्यादा कुछ बताने की जरूरत नहीं है। और यार अभी जो गन है ना वो लगभग मिडिल स्कूल का एक बंदा है, भले ही वो शायद स्कूल नहीं जाता है लेकिन एज उसकी उतनी ही है। लेकिन यार ये एक ऐसा बंदा है जिसकी एज मैटर ही नहीं करती, ये हर एज में ओपी है। अभी गन को याकुजा के सारे बंदों ने चारों तरफ से घेर लिया होता है और गन याकुजाज है, इनको तो ये भी नहीं पता कि गन यामाजाकी क्लैन का यंग मास्टर है और यामाजाकी क्लैन वो है जिसके अंडर में सारे के सारे याकुजाज काम करते हैं। तो भाई लोग यहाँ से मामला काफी ज्यादा मजेदार होने वाला है। और गाइस अगर आप चाहते हो कि मैं आगे भी लुकिसम की वीडियोस अपलोड करता रहूं तो इसके लिए मुझे आपके सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। अरे तू तो बहुत ज्यादा डरावना है बच्चे, तेरे तो अभी नीचे बाल भी नहीं आए होंगे। हे सब के सब क्या कर रहे हो? वो बच्चा बोल रहा है वो हमें जान से मार देगा, क्यों ना हम ही इन लोगों को जान से मार दें। और शामन की आवाज सुन के 3-4 बंदे कूद पड़ते हैं चार्ल्स चोई के ऊपर। बट जैसे ये चार्ल्स को छू भी पाते, चार्ल्स एक ही मुक्के में तीनों को जमीन में चिपका देता है और एक बंदे के मुंह पे पैर रख के आगे की तरफ जाता है स्पीड के साथ और उसके सामने जो 4-5 बंदे और खड़े होते हैं उनको भी निपटा देता है। ये सब कुछ चार्ल्स ने काफी ज्यादा फास्ट करा होता है और अभी उसके चेहरे में इन बंदों का खून लगा होता है। ये सब कुछ देख के बाकी के याकुजा के बंदे कहते हैं, क्या वो बूढ़ा तो बहुत ज्यादा ताकतवर है। लेकिन इतने में ही इनमें से एक बंदा चार्ल्स को पहचान जाता है और कहता है, 1 मिनट, वो कोई नॉर्मल बूढ़ा इंसान नहीं है, जरा उसके चेहरे को ध्यान से देखो, वो इंसान अब भी जिंदा है, वो गैपयांग फिस्ट गैंग का 2nd बॉस है। शिट, ये इंसान तो एलाइट है, ये इंसान काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन हम उस दूसरे वाले बच्चे को तो हैंडल कर ही सकते हैं। लेकिन ये बंदा जैसे ही मुंडी घुमा के गन की तरफ देखता है तो ये गन को देख के भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, क्योंकि गन ने अकेले ही 5-6 बंदों का कुत्ता बना रखा होता है, कुछ हवा में उड़ रहे होते हैं और एक को गन ने जमीन में चिपका रखा होता है। इन याकुजाज में से एक बंदा गन को देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या मेरी आंखों में कोई दिक्कत है? आखिर इस बच्चे को देख के मुझे यामाजाकी के हेड की याद क्यों आ रही है? और
और यार जैसा कि आपको पता है गन यामाजाकी क्लैन का यंग मास्टर है और गन को देख के याकुजा के एक बंदे को यामाजाकी क्लैन के हेड की याद आ रही है, जो कि अभी हम यहाँ पे स्क्रीन में देख रहे हैं। और ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा है और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा गन का फादर हो सकता है। और अगर गन का फादर नहीं होगा तो कुछ ना कुछ रिलेशन तो इसका गन से होगा पक्का। तो खैर गन जैसे यहाँ पे काफी सारे बंदों को निपटा रहा होता है, इतने में ही यहाँ पे हिरोआकी कोजिमा आता है और गन को उठा के जमीन में पटक देता है। इसके बाद हिरोआकी गन को कहता है, हम तुम्हारे अंदर तुम्हारे पूर्वजों को देख पा रहे हैं यंग मास्टर। हमने तुम्हें जो कुछ भी सिखाया था उससे तुम काफी ज्यादा ताकतवर हो चुके हो। और भाई लोग एक बार आपको फिर से बता देता हूँ, ये जो हिरोआकी कोजिमा है ये जनरेशन 0 का बंदा है, यानी कि प्री जनरेशन का बंदा। और पहले ये उसी यामाजाकी क्लैन का एक मेंबर था जिसका गन यंग मास्टर है। और इसकी बातों से ऐसा लगता है कि जैसे इसने भी गन को कुछ चीजें सिखाई है फाइटिंग की। अभी गन जमीन में पड़ा हुआ होता है और कहता है, ये अटैक काफी ज्यादा जाना पहचाना था, लगता है ये हिरोआकी कोजिमा है। लेकिन ये काफी ज्यादा अजीब बात है, तुझे लगता है मैं ताकतवर हो गया हूँ? हिरोआकी कोजिमा तू तो ऐसे बोल रहा है जैसे तू मुझसे ज्यादा ताकतवर है। और अभी गन बिना सपोर्ट के जमीन से उठ रहा होता है किसी भूत की तरह। और वहीं दूसरी तरफ जो दूसरा वाला कोजिमा होता है वो चार्ल्स के मुंह पे एक मुक्का मारता है, जिससे चार्ल्स पीछे की तरफ जाता है। कोजिमा कहता है, एलाइट आखिर यंग मास्टर तेरे साथ क्यों है? आखिर तू क्या प्लान बना रहा है? चार्ल्स एक स्माइल के साथ कहता है, क्या अभी ये सारी बातें जरूरी है? अभी जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो ये है कि ब्रदर चियोन के पास मेरी कमजोरी है। चल आजा, देखते हैं तेरे अंदर कितना दम है। तुझे नहीं लगता कम से कम तुझे मुझे अपनी थोड़ी स्किल्स दिखानी चाहिए? और वहीं जो गन होता है हिरोआकी कोजिमा के ऊपर अटैक करने के लिए भाग रहा होता है और दूसरा कोजिमा हवा में उछलता है चार्ल्स के ऊपर अटैक करने के लिए। और ये चारों के चारों तैयार होते हैं एक दूसरे की तोड़ने के लिए। इतने में ही सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं च्योनलैंग के पहाड़ का सीन, जहाँ पे विंजिन अभी बैठा हुआ होता है और उसके हाथ में एक हेयर बैंड होता है। इतने में ही विंजिन के पीछे से च्योंगजी आता है और कहता है, ओए आखिर तू यहाँ पे क्या कर रहा है? विंजिन कहता है, मैं किसी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा हूँ। च्योंगजी कहता है, क्या कहीं तू मेरे ऊपर गुस्सा तो नहीं है? विंजिन कहता है, टीचर आखिर मैं तुम्हारे ऊपर गुस्सा क्यों होऊंगा? मैं अपनी मॉम के ऊपर गुस्सा हूँ। उन्होंने मुझे अकेला छोड़ दिया और वो इस दुनिया से चले गई। वो मुझे छोड़ के चले गई ताकि उनको रहने के लिए एक अच्छी जगह मिल सके। बिना मेरे बारे में सोच के उन्होंने अपनी जान दे दी। उन्हें ये पता था अगर वो इस दुनिया में नहीं रही तो मैं कैसे जी पाऊंगा। मेरी मदर के जाने के बाद मेरे पास बस उनका ये हेडबैंड है, इसीलिए इस हेडबैंड को देख के भी मुझे काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा है। उम्मीद करता हूँ जो कुछ भी उन्होंने करा है उस वजह से अभी वो नर्क में होंगी। च्योंगजी ये सुन के कहता है, नहीं ऐसा मत कहो अपनी मदर के बारे में। विंजिन कहता है, लेकिन टीचर क्या तुम्हारी कोई फैमिली नहीं है और ना ही तुम्हारे कोई दोस्त है? क्यों, मैंने सही कहा ना? च्योंगजी कहता है, नहीं मेरा कोई परिवार नहीं है, लेकिन हाँ मेरे दोस्त हैं। विंजिन कहता है, अरे झूठ बोलना बंद करो, तुम्हारे तो दोस्त भी नहीं है। च्योंगजी कहता है, नहीं मैं सच बोल रहा हूँ, मेरे दोस्त हैं। विंजिन कहता है, क्या हमारे अलावा भी तुम्हारे कोई दोस्त हैं? और वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं गेहूं के खेतों का सीन, जहाँ पे गन, चार्ल्स चोई और कोजिमा ब्रदर्स आपस में फाइट करने के लिए तैयार होते हैं। और ये देख के याकुजा का एक बंदा काफी ज्यादा हैरान होता है, क्योंकि इन सब की अब तक जो फाइट चल रही होती है वो काफी ज्यादा खतरनाक होती है। ये बंदा खुद से कहता है, इस बात का कोई सेंस नहीं बनता, अब तक जो ये फाइट कर रहे थे वो बस इनका वार्म अप था। ये चारों के चारों काफी ज्यादा ताकतवर है, इनके बीच में कोई भी नहीं आ सकता। और वहीं जो शामन होता है पीछे खड़ा होकर खुद से बोल रहा होता है, एलाइट और वो बच्चा और कोजिमा ब्रदर्स आपस में फाइट करने वाले हैं। मुझे लगता है चार्ल्स और वो बच्चा ज्यादा ताकतवर है। अगर यहाँ पे अभी फाइट हुई तो हम लोग ज्यादा नुकसान में रहेंगे। मैंने सोचा नहीं था कि कोजिमा ब्रदर्स को भी किसी के साथ फाइट करने में दिक्कत होगी, लेकिन जो भी हो वो लोग 0 जनरेशन के बंदे हैं। लेकिन एलाइट सच में वो इंसान काफी ज्यादा कमाल का है। तभी जो चार्ल्स होता है शिगियाकी कोजिमा के एक मुक्का मारता है और कहता है, ये बात तो माननी पड़ेगी, तू काफी अलग है, तू ही वो इंसान है जिसने गन को कूड़ो सिखाया था, सच में कमाल है। और अभी जैसे ही चार्ल्स ने इस बंदे के मुक्का मारा होता है, इस बंदे ने चार्ल्स के मुक्के को ब्लॉक कर लिया होता है, जो कि अपने आप में एक खतरनाक बात है। और इससे हमें ये पता चलता है कि कोजिमा ब्रदर्स सच में काफी ज्यादा खतरनाक है। अभी शामन खुद से बोल रहा होता है, एक यक्ष की स्किल किसी फर्स्ट जनरेशन के किंग से भी ज्यादा होती है। एक यक्ष की स्किल इतनी ज्यादा खतरनाक होती है कि महान एलाइड भी इतनी आसानी से एक यक्ष को नहीं हरा सकता। लेकिन वो जो एलाइड के साथ बच्चा है, आखिर वो क्या चीज है? वो मेरे इतने ज्यादा ताकतवर यक्ष के सामने अब भी टिका हुआ है। मुझे लगता है उसकी स्किल्स मेरे यक्ष से काफी ज्यादा कम है, लेकिन इस बच्चे के अंदर जो जज्बा लग रहा है
वो मेरे यक्ष से काफी ज्यादा है। अभी हम देखते हैं गन एक मुक्का मारता है हिरोयाकी के रिब्स में और इसके बाद हिरोयाकी एक मुक्का मारता है गन के मुंह पे और ये दोनों आपस में एक दूसरे के मुक्के बजाए जा रहे होते हैं। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि ये बंदा गन के सामने इतना टिक जाएगा, बट ये बंदा गन के सामने इतना टिक रहा है, इसका मतलब ये बंदा काफी ज्यादा खतरनाक है। वहीं जो शामन होता है ये सब देख के अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर इस बच्चे की रगों में किसका खून दौड़ रहा है जो मेरे यक्षा भी इसको नहीं हरा पा रहे हैं। ये बच्चा, लगता है इस बच्चे को देख के मुझे किसी की याद आ रही है। यकीन नहीं होता मेरे यक्ष को भी इसके साथ फाइट करने में दिक्कत हो रही है, लेकिन मुझे पता है मेरे यक्ष अपनी आखिरी दम तक फाइट करते रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। क्या जो चल रहा है मुझे वैसे ही सब कुछ चलने देना चाहिए? क्या मेरे यक्ष चार्ल्स और उस बच्चे को हरा देंगे बिना जख्मी हुए? और अगर मान भी लेते हैं कि मेरे यक्ष जीत जाएंगे तो क्या उन्हें कोई दिक्कत नहीं होगी? क्या उन्हें चोट नहीं आएगी? और अगर मेरे यक्ष जख्मी हुए और उस वक्त श्योंगजी युक ने मेरे ऊपर हमला कर दिया तो फिर मैं क्या करूंगा? मुझे लगता है यहाँ पे चार्ल्स के साथ लड़के मुझे और या फिर चार्ल्स को किसी को भी कोई फायदा नहीं होगा और ये बात चार्ल्स को भी काफी ज्यादा अच्छी तरह से पता होगी। मुझे इस लड़ाई को यहीं पे रोकना होगा। वहीं हम देखते हैं जो शिकियागी कोजिमा होता है अभी चार्ल्स के मुंह पे एक मुक्का मारने वाला होता है। इतने में ही शामन कहता है, चार्ल्स चोई, क्या तुमने इस बारे में सोचा है कि अपनी फाइट को हम आज ही खत्म कर दें? अभी सबके सब फाइट करना बंद कर देते हैं और इसके बाद चार्ल्स कहता है, बिल्कुल, मैं भी ये फाइट यहीं पे खत्म करना चाहता हूँ आज। मैं जब तक मेरी कमजोरी तुझसे ले नहीं लेता मैं यहाँ से वापस नहीं जाऊंगा। शामन कहता है, हा हा हा, क्या होगा? जो मेरे पास तेरी कमजोरी है वो बस एक कॉपी होगी उस कमजोरी की। चार्ल्स कहता है, इतना मैंने पहले से ही सोच के रखा है, इसलिए ब्रदर चियोन मैं तुझे जान से मार दूंगा और वो असली वाली कॉपी ढूंढ के निकालूंगा। शामन कहता है, अच्छा ऐसी बात है, लगता है चार्ल्स तुमने मुझे काफी ज्यादा कम समझ लिया है। चार्ल्स कहता है, आखिर तुम्हारा मतलब क्या है? शामन कहता है, हो सकता है कि ये फाइट यहाँ पे तुम जीत जाओ, लेकिन मुझे जान से मार के यहाँ से वापस जाना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। चार्ल्स कहता है, अच्छा और वो क्यों? शामन कहता है, अरे क्या तू भूल गया कि आखिर मैं कौन हूँ? मैं हूँ चियोनलैंग का राजा। मैं कई सालों से इस गांव का राजा हूँ और इसीलिए यहाँ के जितने भी आम लोग हैं और पुलिस वाले हैं और फायरमैन हैं वो सारे के सारे मेरे इशारे पे चलते हैं और मेरे लिए जीते हैं वो लोग। लेकिन तू बोल रहा है कि तू मुझे जान से मार के यहाँ से भाग जाएगा। तू जैसे ही मुझे मारेगा जान से उसी पल से सारे गांव वाले तेरे पीछे पड़ जाएंगे। क्या तुझे सच में लगता है इतने सारे लोगों से बच के तू यहाँ से जा पाएगा? या फिर तू ऐसा सोचता है कि तू सारे के सारे गांव वालों को भी जान से मार देगा? तू पूरे के पूरे गांव से निपट के क्या यहाँ से बिल्कुल सुरक्षित तरीके से जा पाएगा? चार्ल्स कहता है, आखिर तू बोलने की कोशिश क्या कर रहा है? शामन कहता है, ये बिल्कुल सिंपल है, जब तक मैं जिंदा हूँ तब तक तू चियोनलैंग को नहीं ले सकता। इसीलिए मैं सोच रहा हूँ हम दोनों साथ में मिलके इस जगह के ऊपर राज करें। तुम चाहो तो हम दोनों यहाँ पे साथ में काम कर सकते हैं। मैं जानता हूँ वो वजह क्या है जिस वजह से तुम्हें चियोनलैंग चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छी तरह से पता है कि चियोनलैंग की जमीन किस तरह की है। चियोनलैंग के साइड में जो समुद्र के किनारे हैं वहाँ पे लहरें काफी ज्यादा तेज हैं। वहाँ पे तुम शिप्स के लिए डॉक नहीं बना सकते कि शिप वहाँ पे रुक पाए, और जो बाकी की जमीन है वो काफी ज्यादा पथरीली है, तुम वहाँ पे टनल भी नहीं बना सकते। यहाँ की कंडीशंस ऐसी हैं जिससे तुम्हें फायदे से ज्यादा नुकसान होगा, और मुझे लगता है इस तरह से नेचर से जुड़ी हुई जगह बिल्कुल सही रहेगी एक लग्जरी रिसोर्ट बनाने के लिए। कैसा रहेगा हम यहाँ पे एक लग्जरी रिसोर्ट बनाएं और साथ में मिलके काम करें? चार्ल्स कहता है, ब्रदर चियोन, आखिर इस वक्त तू क्या करने की कोशिश कर रहा है? क्या तेरा मतलब ये है कि तू गैप्योंग किमफिस्ट के एलाइट के साथ समझौता करना चाहता है? लगता है सच में तुझे समझ आ गया कि मैं क्या चाहता हूँ। वही जो हिरोयाकी कोजिमा होता है वो गन को कहता है, यंग मास्टर, क्या वही इंसान है जिसको आपने चुना है? क्या उस इंसान की वजह से ही आप हम लोगों से फाइट कर रहे हो? लेकिन मैं आपको बिल्कुल पक्के तौर पे ये बात बोल सकता हूँ, वो इंसान बिल्कुल भी ठीक। इतने में ही गन कहता है, चुप हो जा, मैं जानता हूँ तो क्या बोलने की कोशिश कर रहा है। अब और कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, मैं पहले ही उस इंसान के साथ ड्रिंक कर चुका हूँ, इसलिए तो जो कुछ भी बोल रहा है चुप हो जा। आगे मेरे साथ जो कुछ भी होता है वो मेरी किस्मत में लिखा होगा और ये दुनिया इसी हिसाब से चलती है। और ये कह के गन और चार्ल्स चोई यहाँ से चले जाते हैं समझौता करके। वहीं शामन अपने मन में बोल रहा होता है, चार्ल्स चोई हरामजादा एक लोमड़ी है, वो शुरुआत से ही यही चाह रहा था कि हम दोनों मिलके यहाँ पे साथ में काम करें। हम दोनों का यहाँ पे साथ में मिलके काम करना शुरू हो चुका है, और वो हरामजादा श्योंगजी युक, मुझे उसके ऊपर भी नजर रखनी होगी। श्योंगजी युक, मेरा इंतजार कर, मैं आ रहा हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मैरी को, जो कि अपने साथ के बंदों को देख के काफी ज्यादा हैरान होती है क्योंकि उन सब ने चश्मे पहने हुए होते हैं। मैरी कहती है, आखिर ये सब क्या है? आखिर अचानक से तुम सब ने सनग्लासेस क्यों पहने हैं? ये सारे साथ में कहते हैं, क्योंकि सनग्लासेस मर्द लोग पहनते हैं। मैरी कहती है,
क्या तुमने ये सनग्लासेस विंजिन की वजह से पहने हैं? क्योंकि विंजिन जहाँ भी जाता है वो अपनी आंखों को ढका के जाता है, इसलिए तुमने सनग्लासेस पहने हैं, है ना? सच में तुम लोगों को देख के तो मैं इमोशनल होगी, तुम काफी ज्यादा अच्छे हो। लेकिन ये बंदे अचानक से कहते हैं, अरे नहीं नहीं, उस हरामजादे की वजह से हमने ये चश्मा नहीं पहना है। इतने में ही विंजिन यहाँ पे आ जाता है और कहता है, क्या मेरी वजह से? दूसरा बंदा कहता है, अरे विंजिन तो तुम भी यहाँ पे आ गए, हरामजादे ज्यादा हैरान मत होइयो, हम तेरे लिए भी सनग्लासेस लाए हैं। विंजिन कहता है, मैंने अपने बाल कटवा लिए हैं, अब मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ, मेरी आंखों के सामने मेरे बाल नहीं आ रहे हैं। बाकी के बंदे कहते हैं, क्या ये विंजिन है? अबे तूने अपने बाल कटा लिए, अब तू अपनी आंखें ऐसे खुले में दिखा रहा है, क्या तुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है? विंजिन, अपनी आंखों की वजह से तूने काफी कुछ सहा है। विंजिन को याद आता है कि शोंग जी ने कहा था कि उसकी आंखें कूल हैं, इसलिए विंजिन अभी कहता है, इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरी आंखें काफी ज्यादा कूल हैं। लेकिन आखिर तुम लोगों के साथ क्या दिक्कत है? तुमने चश्मे इसलिए पहने हैं क्योंकि तुम लोग मेरे ग्रुप में हो। ये सारे चिल्ला के कहते हैं, अबे साले ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने तेरी वजह से ही चश्मे नहीं पहने हैं। ये सारे अपने मन में कहते हैं, हमें तो लगा था इसको ये चश्मा देख के अच्छा लगेगा, अब ये चश्मा हमें अपनी पूरी जिंदगी भर पहनना होगा ताकि इसको ऐसा न लगे कि ये चश्मे हमने इसकी वजह से पहने हैं। तभी ये सारे के सारे विंजिन के ऊपर टूट पड़ते हैं और कहते हैं, सिसीरियम टाइम। और आपको पता होगा सिसीरियम एक फाइटिंग स्टाइल है। ये सारे के सारे बारी बारी करके विंजिन को मारने के लिए आते हैं, लेकिन विंजिन इन सबको ही जमीन में पटक के धो देता है। एक बंदा जमीन में पड़ा हुआ होता है और कहता है, इसने हम सब में से आखिरी में ट्रेनिंग ली और उसके बावजूद भी इसने हम सबको हरा दिया। दूसरा बंदा कहता है, अरे कैप्टन चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, वो एलिफेंट से नहीं जीत पाएगा। और विंजिन खड़ा होता है अभी मैरी किम के सामने और कहता है, एलिफेंट अब अगला नंबर तेरा है, तू भी मुझसे पिटेगी। लेकिन मैरी विंजिन को पकड़ के जमीन में पटक देती है और कहती है, हरामजादे आखिर तू एलिफेंट किसको बोल रहा है बे? जमीन में पटके जाने के बाद विंजिन कहता है, क्या एलिफेंट, मैं अब भी तुझसे हार रहा हूँ। टीचर मुझे भी अल्टीमेट मूव सिखाओ। बाकी के बंदे भी आपस में बोल रहे होते हैं, मुझे तो लगा था विंजिन ट्रेनिंग में आलस दिखाएगा और ट्रेनिंग ठीक से नहीं करेगा, लेकिन मैंने सोचा नहीं था ये टीचर की गाइडेंस को इतना ज्यादा सीरियसली लेगा। इसने बहुत कम समय में काफी कुछ सीख लिया है। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विंजिन को जो अपने घर के बाहर सो रहा होता है, मतलब लेटा हुआ होता है, और कमरे के अंदर लेटी होती है वही लड़की जो विंजिन के साथ रहती है। विंजिन उस लड़की को बाहर से कहता है, अच्छे से सोना। वो लड़की कहती है, ओपा तुम भी अच्छे से सोना। और यार ये लड़की विंजिन को ओप्पा बोल रही है, अगर आप में से किसी को ओप्पा का मतलब पता है तो कमेंट में बता देना। अभी ये लड़की कहती है, ओप्पा आखिर तुम वहाँ बाहर क्यों सो रखे हो, यहाँ अंदर सो जाओ। विंजिन कहता है, क्या वहाँ अंदर एक मर्द और औरत बिल्कुल अलग अलग होते हैं, हम लोग साथ में नहीं सो सकते। ये लड़की कहती है, हमें अलग होने की कोई जरूरत नहीं है, क्या तुम ऐसे ही हमेशा बाहर सोओगे? अगर तुम्हें ठंड लग गई तो तुम कूड़ो और सिसीरियम नहीं सीख पाओगे। विंजिन कहता है, हाँ तुमने ठीक कहा, ठीक है मैं अंदर सो रहा हूँ। और विंजिन साइड में कोने में लेट जाता है, मतलब बैठ जाता है। ये लड़की कहती है, हम साथ में एक ब्लैंकेट में सो सकते हैं ओपा। विंजिन कहता है, चुड़ैल तू चुप हो जा। ये लड़की कहती है, ओपा मुझे देख के काफी ज्यादा अच्छा लगा, कुछ दिनों से तुम थोड़ा सा ठीक लग रहे हो, तुम परेशान नहीं रहते। विंजिन अपने मन में सोच रहा होता है, क्या सच में ये सच बात है? लगता है ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे अब अपना परिवार मिल चुका है। विंजिन कहता है, मेरी माँ जो मुझे छोड़ के चले गई, उनसे मिलने की बजाय मैं सोच रहा हूँ कि काश मैं पहले अपने टीचर से मिला होता। सच में मेरी किस्मत बहुत ज्यादा खराब है। मेरी मॉम सच में बहुत ज्यादा बुरी थी, आखिर मैं उनके साथ रहा ही क्यों? उन्होंने जो कुछ भी मेरे साथ करा है उसकी वजह से मुझे लगता है अभी वो नर्क में सड़ रही होंगी। क्यों, मैंने सही कहा ना? लेकिन इतने में ही जो लड़की होती है इसे कुछ याद आता है, इसे अपनी एक मेमोरी याद आती है जो कि अभी हम स्क्रीन में देख भी रहे हैं। इसीलिए ये लड़की कहती है, नहीं रुक जाओ, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि आंटी मरी कैसे थी। और ये सुन के विंजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या अभी अभी तूने क्या कहा? आखिर तू मेरी मॉम के बारे में कैसे जानती है? तुझे उनके बारे में कुछ पता है ना? तुझे कुछ पता है? मुझे सच बता, तुझे पता है कि मेरी मॉम क्यों मरी, है ना? और विंजिन की आंखों में अभी आंसू होते हैं। और ये लड़की जो भी अब विंजिन को बताने वाली है वो सुन के विंजिन सच में काफी ज्यादा हैरान होने वाला है और उसकी जिंदगी पूरी तरह से बदलने वाली है। तो खैर ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो भी अच्छी लगी हो, और अगर आपने अब तक इस वाले चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से इसको सब्सक्राइब कर लो। अब मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। किस्म का चैप्टर होने वाला है, ये थोड़ा सा सैड होने वाला है। तो खैर आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं शामन का घर, जहाँ पे शामन अपने ग्लास में ड्रिंक डाल रहा होता है और साथ ही साथ में सिगरेट पीते हुए उसे वो पल याद आ रहे होते हैं जब उसने चार्ल्स चोई के साथ सौदा करा था। अभी शामन ड्रिंक पीते पीते कहता है, मैंने और चार्ल्स चोई ने साथ मिलकर काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर भी मुझे एक बात की काफी ज्यादा चिंता हो रही है, और वो है शियोंग जी युक जो पहाड़ में रहता है। अगर मैं उसे ऐसे ही छोड़ देता हूँ तो वो बाद में मेरे लिए परेशानी
नहीं बन सकता है। मेरे यक्ष आसानी से उन पहाड़ में रहने वाले चूहों को निपटा सकते हैं, लेकिन मेरे यक्ष किसी और काम में बिजी हैं और इसीलिए तुम 3 स्किल्ड जेंटलमैन को मैंने यहाँ पे बुलाया है। अभी हम देखते हैं शामन के सामने 3 बंदे बैठे होते हैं जो कि किसी वक्त में गैप्रियोंग फिस्ट गैंग का एक हिस्सा हुआ करते थे और ये जो तीनों बंदे हैं इनकी हमारे सेकंड जनरेशन के बंदों के साथ भी फाइट हुई है, लेकिन उस वक्त ये तीनों के तीनों बूढ़े हो चुके थे और उसके बावजूद भी इन तीनों ने जैक ली और हडसन को काफी ज्यादा तगड़ी टक्कर दी थी। तो खैर अभी इनमें से जो ब्योल्गो ली होता है जिसको हमने पहले भी देखा था वो कहता है तुम अब बोलना बंद कर सकते हो, हम समझ चुके हैं तुम हमसे क्या चाहते हो। तुम चाहते हो हम किसी श्योंगजी युक नाम के बंदे से फाइट करें, है ना। इसके बाद जैशो नो कहता है ये काम करने के लिए तुम हमें अच्छा खासा पैसा दोगे ना। तुम देख सकते हो जितने हम दिखते हैं हम उससे ज्यादा बूढ़े हैं, वैसे भी हमें धीरे धीरे करके अपनी रिटायरमेंट के लिए भी पैसे जमा करने हैं। इसके बाद ग्वेंग यू कहता है सच में गैप्रियोंग फिस्ट गैंग की हालत अब काफी ज्यादा खराब हो चुकी है। अब हमारे ऐसे दिन आ चुके हैं कि हमें फर्स्ट जनरेशन के हरामखोरों को पैसों के लिए निपटाना होगा। अगर गैप्रियोंग कभी राजनीति में ना घुसते तो हमें ऐसे दिन ना देखने पड़ते। शामन कहता है मैं तुमसे वादा करता हूँ इस जॉब को करने के लिए जो मैं तुम्हें पैसे दूंगा उससे तुम निराश नहीं होंगे, और साथ ही साथ में मैं तुम तीनों को बताना चाहता हूँ जितना तुम सोच रहे हो ये काम करना उतना ज्यादा आसान नहीं होगा, क्योंकि श्योंगजी युक कोई नॉर्मल इंसान नहीं है। हो सकता है तुम तीनों के तीनों उससे फाइट करके उससे हार जाओ। ये तीनों के तीनों प्री जनरेशन के बंदे अपनी जगह से उठते हैं और कहते हैं तो तुम बोल रहे हो हम उस बंदे से हार सकते हैं। सच में ये काफी ज्यादा मजेदार है, लेकिन तुम्हें बता दे हम अभी अपने प्राइम स्टेट में हैं। और शामन अपने मन में बोल रहा होता है श्योंगजी युक हम दोनों के बीच में जो भी खटास थी अब वो खत्म होने वाली है, हरामखोर अब तो तू काम से गया। और यह साथ ही साथ में जो शामन होता है मैंने इसका नाम कभी भी किसी वीडियो में इस्तेमाल नहीं करा, बट असल में इसका नाम होता है शिन मियोंग च्योन, लेकिन इस चटपटे को मुझे शामन बोलना ही अच्छा लगता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और विंजिन रोते रोते बोल रहा होता है मुझे बताओ वो वजह आखिर मेरी मॉम कैसे मरी। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ प्लीज मुझे बताओ उनकी मौत कैसे हुई थी, उन्हें मरना क्यों पड़ा, आखिर तुम मुझे बताती क्यों नहीं। मैं तुमसे भीख मांगता हूँ प्लीज मुझे बताओ। इसके बाद जो विंजिन की मुंह बोली बहन होती है उसको एक पुराना पल याद आता है जब तेजिन चियोन उसको बोल रहा था चिंता करने की जरूरत नहीं है, मैं अभी तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं करूंगा, लेकिन तुम अच्छी तरह से जानती हो अगर एक बार मैं शामन बन गया तो उसके बाद तुम्हारे साथ क्या होगा। और ये मेमोरी याद करके विंजिन की मुंह बोली बहन की आंखों में आंसू आने लगते हैं और वो जोर जोर से हाँफने लगती है, जिससे विंजिन काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और पीछे हटते हुए कहता है मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें डराना नहीं चाहता था। हे, मैं बस थोड़ा सा जोश में आ गया था, लेकिन तुम्हें नुकसान पहुंचाने की मेरी कोई भी इंटेंशन नहीं थी। क्या मैं तुम्हें पानी लाके दूं? ये लो पानी पियो। देखो मैं तुमसे भीख मांगता हूँ प्लीज मुझे बता दो। मैंने अपनी पूरी जिंदगी अपनी मदर से नफरत करते हुए बिताई है। मैं हमेशा अपनी मॉम को कोसता रहता हूँ इस बात के लिए कि उन्होंने मुझे छोड़ दिया। अगर तुम उनके बारे में कुछ भी जानती हो तो प्लीज मुझे बताओ। सच में मैं वो कहानी जानना चाहता हूँ जो आज तक मुझे कभी पता ही नहीं चली। अगर तुम मुझे नहीं बताओगी तो मैं पूरी जिंदगी पर अपनी मदर से नफरत करता रहूंगा। और विंजिन की आंखों से आंसू टपकने लगते हैं। इतने में ही ये लड़की अपनी कहानी बताना स्टार्ट करती है और कहती है करीब 7 साल पहले उस वक्त मैं भी 7 साल की थी। एक नई अर्जुमा शामन के घर में आई। वो आंटी सच में काफी ज्यादा सुंदर थी। और यार आई थिंक अर्जुमा मतलब नौकरानी होता है। हम देखते हैं वो शुरुआत का सीन जब विंजिन की मदर शामन के पास आई थी विंजिन का इलाज करवाने के लिए, लेकिन शामन ने उन लोगों को बंदी बना लिया था और विंजिन की मदर को जबरदस्ती वहाँ पे नौकरों वाला काम करना पड़ रहा था। विंजिन की मदर का जिस दिन पहली नौकरी का दिन था उस वक्त एक बंदा सारे नौकरों को कहता है आज से ये औरत भी यहाँ शामन के घर में काम करेगी, सबके सब हमारी नई सर्वेंट को हेलो बोलो। और विंजिन की मदर जैसे यहाँ पे आती है वो सारे सर्वेंट्स को कहती है हेलो एवरीवन, मैं यहाँ पे शियोल से आई हूँ और अब मैं कुछ समय से च्योनलियांग में ही रह रही हूँ। इसके बाद दोबारा से विंजिन की मुंह बोली बहन की वॉइस ओवर आती है। वो आंटी काफी ज्यादा सुंदर थी लेकिन देखने में वो उदास लगती थी। वो सुंदर आंटी हमेशा बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन उन्हें जो भी काम करने के लिए बोला जाता था वो उसे बहुत ही मेहनत से करती थी। देखने में ऐसा लगता था शायद उन्होंने अपने बच्चे के लिए और खुद के लिए शामन से कोई वादा करा था। सुंदर आंटी अपने बेटे के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करती थी। मुझे वो सुंदर आंटी सच में काफी ज्यादा अच्छी लगती थी। मेरी अपनी कोई माँ नहीं थी, इसलिए वो सुंदर आंटी मुझे मेरी माँ की तरह लगती थी। मेरे लिए वो बिल्कुल एक एंजल जैसी थी। हम देखते हैं एक सीन जहाँ पे विंजिन की मदर शामन के घर में बहुत ही ज्यादा मेहनत से काम कर रही होती है, भारी भारी सामान उठा रही होती है। एक बंदा विंजिन की मदर को कहता है आंटी आखिर आप इतनी ज्यादा मेहनत क्यों करती हो। विंजिन की मदर कहती है
वो शामन ने मुझसे कुछ वादा करा है, अगर मैं मेहनत से काम करूंगी तो वो उस वादे को पूरा करेगा। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं एक बंदा विंजिन की मदर को कहता है, आंटी आपको शामन से जाके मिलना चाहिए, वो आपको ढूंढ रहे थे। और जो विंजिन की मुंह बोली बहन होती है वो ये सारी चीजें देख रही होती है कि शामन उनको बार बार मिलने के लिए बुलाता रहता है। तो खैर ऐसे ही समय बीतता रहता है, लेकिन जो विंजिन की मदर होती है उनका नेचर काफी ज्यादा अच्छा रहता है इस लड़की के साथ। वो इस लड़की को खाने के लिए लॉलीपॉप्स वगैरह भी देती रहती है। लॉलीपॉप लेके ये लड़की कहती है, वाह कैंडी, मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। विंजिन की मदर कहती है, अरे कोई बात नहीं बेटा, तुम इसे खा लो। जब तुम इसे खा लोगी तो आंटी तुम्हें एक नई लाके दे देंगी। अगर तुम्हें और कुछ भी चाहिए तो तुम आंटी को बता सकती हो, ठीक है? ये लड़की कहती है, मुझे इस कैंडी को कैसे खाना चाहिए? क्या मुझे इसे काट के खाना चाहिए? तभी यहाँ पे कोई आता है और विंजिन की मदर को कहता है, आजुमा तो तुम यहाँ पे हो, तुम्हें अभी जिम चलना होगा। विंजिन की मदर कहती है, सॉरी लेकिन क्यों, आखिर जिम में क्यों? जो बंदा यहाँ पे आया होता है वो कहता है, शामन तुम्हें ढूंढ रहे हैं। विंजिन की मदर कहती है, ठीक है मैं जाती हूँ, और बेटा इस कैंडी को काट के मत खाना, ओके? आंटी को अभी यहाँ से जाना होगा। और विंजिन की मदर यहाँ से जाने लगती है। साथ ही साथ में हमें विंजिन की मुंह बोली बहन की वॉइस ओवर दोबारा से आती है। मैं ये बात जानने के लिए बहुत ज्यादा क्यूरियस थी, आखिर शामन सुंदर आंटी को बार बार क्यों बुलाते रहते हैं? आखिर शामन सुंदर आंटी को क्या कहते होंगे? कहीं ऐसा तो नहीं कि सुंदर आंटी वहाँ पे स्वादिष्ट खाना खाती होंगी? ये सारी बातें सोच के उस दिन मैं छुप के आंटी के पीछे गई, और उस दिन मैंने कुछ ऐसा देखा जो मुझे नहीं देखना चाहिए था। मैंने देखा सुंदर आंटी के साथ बहुत ही गलत चीजें हो रही थी। और यार गलत चीजों से मैं आपको क्या ही बताऊं, आप खुद ही समझ जाओ। इसीलिए मैंने कहा था आज की वीडियो काफी ज्यादा सैड होने वाली है। इसके थोड़े से समय बाद का सीन हम देखते हैं। विंजिन की मदर एक जगह पे बहुत ही हैरान होकर बैठी हुई होती है और उनके सर पे उनका हेयर बैंड भी नहीं होता। तभी यहाँ पे विंजिन की मुंह बोली बहन आती है और कहती है, आंटी क्या आप ठीक हो? मैंने सब कुछ देख लिया, मिस्टर सामन आपको मारते हैं, है ना? आखिर मिस्टर सामन आपको क्यों मारते हैं? आखिर वो ऐसा क्यों करते हैं? क्या आपने कुछ गलत करा है? विंजिन की मदर एक स्माइल के साथ इस लड़की के सर पे हाथ रखती है और कहती है, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, हम जिम में थे ना, वो बस हम जूडो कर रहे थे। इसके बाद हमें दोबारा से इस लड़की की वॉइस ओवर आती है। जब आंटी उस समय मुझसे बात कर रही थी तो मैंने उनकी आंखें देखी और उनकी आंखें साफ साफ बता रही थी कि वो झूठ बोल रही हैं। असल में यार जिस वक्त ये सब कुछ हो रहा था उस वक्त ये लड़की काफी ज्यादा छोटी थी, सिर्फ 7 साल की, इसलिए उस समय तो उसे कुछ भी ज्यादा कुछ समझ नहीं आया था। बट जैसे जैसे बड़ी हुई इस लड़की को भी समझ आ गया था कि विंजिन की मदर के साथ क्या चल रहा था। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं। शामन अपने कपड़े खोल रहा होता है और विंजिन की मदर को कहता है, आखिर तुम क्या कर रही हो, अपने कपड़े निकालो। और सच में यार शामन को देख के अभी मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। विंजिन की मदर बहुत ही उदासी भरी आवाज में कहती है, प्लीज ऐसा मत करो, मैं ये और नहीं करना चाहती। शामन कहता है, क्या ऐसा है तो ठीक है, रुक जाते हैं। विंजिन की मदर कहती है, क्या सच में? सामन हरामखोर बहन का कहता है, ऐसा करने से तुम्हारे बेटे के लिए परेशानियां और ज्यादा बढ़ जाएंगी। मुझे लगता है मैंने तुमसे कहा था अगर तुम अपना काम अच्छे से करोगी तो मैं तुम्हें श्योल वापस भेज दूंगा। अगर तुम ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती हो तो मुझे लगता है तुम श्योल वापस नहीं जा पाओगी। मुझे बताओ, अगर मैंने तुम्हें इस घर से बाहर निकाल दिया तो तुम पैसे कैसे कमा पाओगी? क्या तुम अपने बच्चे को खाना भी खिला पाओगी अगर मैंने तुम्हें यहाँ से निकाल दिया? और किसको पता आगे चल के मैं तुम्हारे बेटे को चाइल्ड गॉड की भेंट बना दूं। विंजिन की मदर लिटरली बहुत ही ज्यादा दर्द भरी आवाज में कहती हैं, आखिर क्यों? आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिर मैंने गलत क्या करा है? मैंने तुम्हारे साथ क्या गलत करा है? हमने तुम्हारे साथ कुछ भी गलत नहीं करा। लेकिन इतने में ही शामन को एक पुरानी मेमोरी याद आती है जिसमें हम देखते हैं एक लड़की को और साथ ही साथ में एक हट्टे कट्टे इंसान को। और ये सारी मेमोरी याद करके शामन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो विंजिन की मदर के ऊपर झपट पड़ता है और कहता है, तू साली कुतिया, तू बोल रही है तूने क्या गलत करा है? हाँ, तूने क्या गलत करा है? तुझे यहाँ पे ऐसा लग रहा है तेरे साथ अत्याचार हो रहा है, तुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक बुरा इंसान हूँ, है ना? लेकिन तुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता कि असल में अत्याचार किसके साथ हुआ था। और शामन के दिमाग में बार बार वही लड़की आ रही होती है जिसको हम आज पहली बार देख रहे हैं। और शामन गुस्से में विंजिन की मदर के ऊपर मुक्के ही मुक्के मारने लगता है और कहता है, अगर तेरे लिए सब कुछ करना इतना ही ज्यादा मुश्किल हो रहा है तो तू मर क्यों नहीं जाती? तुझे मर जाना चाहिए, लेकिन तू तो मरती भी नहीं है। लेकिन किसको पता, अगर तू असल में मर जाए तो शायद ऐसा हो सकता है मुझे तेरे ऊपर दया आ जाए और मैं तेरे बेटे को चाइल्ड गॉड की भेंट ना बनाऊं, उसको भी छोड़ दूं मैं। लेकिन तू तो मरती भी नहीं है, तुझे ये भी नहीं पता कि मरने की जरूरत किसको है। और तू मुझसे पूछ रही है कि तूने गलत क्या करा है? क्या तू सच में जानना चाहती है? ठीक है,
तो मैं तुझे बताता हूँ। और ये झोपड़ी का दोबारा से विंजिन की मदर के ऊपर चढ़ जाता है, लेकिन इस बहन के घोड़े के अत्याचारों से और उसकी बातों से विंजिन की मदर को ऐसा लग रहा होता है कि शायद अगर सच में वो मर जाएं तो शायद ये विंजिन को जाने दे, बट असल में ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। और ये सारी की सारी चीजें जो विंजिन की मुंह बोली बहन होती है वो देख रही थी। इसके बाद प्रेजेंट मोमेंट में ये लड़की विंजिन को कहती है, और वो आखिरी दिन था जिस दिन मैंने सुंदर आंटी को देखा था। मुझे नहीं पता आंटी और शामन के बीच में आपस में क्या बातें हुई, लेकिन एक बात मैं पक्के तौर पे जानती हूँ, ओपा तुम्हारी मदर यानी कि सुंदर आंटी उस शामन की वजह से मरी है। और यार विंजिन अभी फूट फूट के रोने लगता है, और वो इतना ज्यादा फूट फूट के रो रहा होता है कि इसकी तो मैं डबिंग भी नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि अगर मैंने करने की कोशिश करी तो मैं ही इमोशनल हो जाऊंगा। इसलिए यार मैंने कहा था कोई भी इंसान माँ के पेट से बुरा बन के नहीं आता है। हम में से ज्यादातर शुरुआत से ही सोचते आ रहे थे कि विंजिन एक बुरा इंसान है, लेकिन यार किसी ने बुराई क्यों अपनाई होती है, इसकी कोई ना कोई वजह होती है। मैं ये बात कह के गलत लोगों को सही नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमें हर इंसान को समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या पता सामने वाला इंसान अपनी लाइफ में किस प्रॉब्लम से जूझ रहा हो। तो खैर इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं शामन के घर का सीन, जहाँ पे गार्ड्स तैनात होते हैं और आपस में बोल रहे होते हैं, ओए तो तुम यहाँ पे हो, चलो स्विच करने का टाइम आ गया है, अब तुम जाओ, मैं यहाँ पे खड़ा रहता हूँ। दूसरा बंदा कहता है, क्या इतनी जल्दी टाइम हो भी गया? वैसे मुझे समझ नहीं आता हमें इस शांत से गांव में यहाँ पे ऐसे खड़े क्यों रहना पड़ता है, वैसे भी हमारी जरूरत तो यहाँ पे पड़ती भी नहीं है। खैर जो भी हो, तुम्हें गुड लक। दूसरा बंदा कहता है, मैंने सुना था यहाँ पे कुछ समय पहले एक घुसपैठिया आ गया था। खैर तुम जाके आराम करो, क्योंकि वैसे भी मुझे भी नींद आ रही है, उसके बाद मुझे भी आराम करना है। और वहीं हम देखते हैं जो शामन का घर होता है उसके आगे विंजिन ने अपना कदम रख दिया होता है, और विंजिन इस वक्त काफी ज्यादा गुस्से में होता है, जो कि ऑब्वियसली उसको आना भी जरूरी होता है। वहीं दूसरी तरफ जो विंजिन के साथ का बंदा होता है श्यांग जी युग के साथ ट्रेनिंग कर रहा होता है, और हाँफते हाँफते कहता है, बस आज के लिए बहुत हुआ, अगर हम ऐसे ही ट्रेनिंग कर रहे हैं तो मुझे उल्टी आ जाएगी। श्यांग जी युग कहता है, अबे हरामखोर, तू वही है ना जो विंजिन से फाइट में जीतना चाहता है, और उसके बावजूद भी तू इतनी जल्दी हार मान रहा है, तू इतनी जल्दी थक गया। दूसरा बंदा हाँफते हाँफते कहता है, सच में मेरा भी दिमाग खराब हो रहा है, मैं अपनी ट्रेनिंग में बहुत ज्यादा मेहनत लगाता हूँ, लेकिन उसके बावजूद भी विंजिन इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है। विंजिन ने कोडो और सिसिलियम दोनों ही स्टार्ट कर दिया है, और हम लोग विंजिन के ऊपर अब एक खरोच भी नहीं मार पाते। अब हम में से सिर्फ मैरी ही विंजिन से जीत पाती है। मैरी हाथी बगल में ही बैठी होती है और कहती है, नहीं तुम गलत हो, विंजिन ने आज तक कभी भी मुझसे ढंग से फाइट नहीं करी है। विंजिन ने जब भी मुझसे फाइट करी है तो उसने सिर्फ जूडो का इस्तेमाल करा है। मैं विंजिन को सिर्फ जूडो में हरा सकती हूँ, सिसिलियम में नहीं। इसके बाद श्यांग जी युग कहता है, हाँ उस लौंडे की क्षमताएं बहुत ज्यादा अलग है, विंजिन और तुम लोग बहुत ज्यादा अलग हो। उस बंदे के अंदर कमाल की क्षमता है, और ये बात उसे अपनी पूरी जिंदगी भर पता नहीं लगी। विंजिन इतना ज्यादा ताकतवर क्यों है, इसका जवाब बहुत ज्यादा सिंपल है। जिस तरह से उस इंसान ने मेरी क्षमताओं को जगाया था, उसी तरह से मैंने विंजिन की क्षमताओं को जगाया है। और श्यांग जी ने जो उस इंसान से कहा है, उस इंसान से श्यांग जी का मतलब क्या होता है, ये हमें आगे पता चलेगा। वहीं दूसरे सीन में हम देखते हैं जो विंजिन होता है शामन के बंदों को अपनी मदर के हेयर बैंड से मार रहा होता है, उनका दम घोट के, और बहुत ही ज्यादा सीरियस होकर शामन के बंदे को कहता है, शिन म्यूंग चियोन वो अंदर ही है ना। और देखते ही देखते शामन के पूरे घर में हल्ला मच जाता है, और यहाँ पे काफी सारे सिक्योरिटी गार्ड्स आ जाते हैं जो कि विंजिन को चारों तरफ से घेर लेते हैं। वहीं पहाड़ में जो विंजिन के साथ का बंदा होता है श्यांग जी युग को कहता है, क्या विंजिन हम सबसे अलग है, आपका इस बात से क्या मतलब है? क्या आपका मतलब यह है कि उसकी रगों में हमसे अलग खून दौड़ रहा है, या फिर कुछ और चीज? बताओ आखिर उसकी रगों में किसका खून दौड़ रहा है, उसके फादर कौन है? इसके बाद श्यांग जी युग विंजिन के फादर के बारे में बताते हुए कहता है, जनरेशन 0 लेजेंड ऑफ साउथ कोरियन सिसिलियम। वो एक ऐसे इंसान थे जो अपनी पूरी जिंदगी भर बिना किसी बंदिशों के जिए, एक ऐसा इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी भर जंगलों में बिताई। कहा जाता है ताकत के मामले में वो इंसान गैप्योंग किम के बराबर था। जिनमुजिन सिसिलियम उन्होंने ही बनाया था। हाँ, जिस विंजिन को अभी तुम जानते हो वो बेटा है जिनमू जिन का। और यार जिनमू जिन ये बंदा सच में काफी ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि अगर किसी को बोला जाता है कि वो गैप्योंग किम के बराबर था तो समझ सकते हो कि वो बंदा कितना ज्यादा खतरनाक होगा। अभी हमें हल्की सी विंजिन के फादर की झलक दिखाई जाती है, जिसमें वो बोल रहे होते हैं, शिनमुंग जियोन आखिर वो हराम का पिल्ला कहाँ है? और शिनमुंग जियोन आपको पता है कि शामन का ही नाम है। तो खैर लोकिसम में एक और खतरनाक कैरेक्टर की एंट्री हो चुकी है, जिसका पावर लेवल काफी ज्यादा खतरनाक है। देखते हैं एक थोड़े से समय पहले का सीन, जहाँ पे श्यांग जी युग विंजिन की मुंह बोली बहन से कहता है, एक बार फिर से कहना आखिर विंजिन की मदर की मौत कैसे हुई थी? और ये लड़की विंजिन की मदर के बारे में श्यांग जी को सब कुछ बता देती है, जो सुन के श्यांग जी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और एक जलती हुई मशाल उठा के उस जगह को जला देता है जहाँ पे वो रहता है, और साथ ही साथ में जलती है अंदर जो उसकी दवाइयाँ होती हैं। श्यांग जी युग कहता है, अब वक्त है
वो जो बेकार सा रिश्ता है उसको खत्म करने का। मैं और ज्यादा लोगों को उसका शिकार बनने नहीं दे सकता। मैं शिनमुंग चियोन को और ज्यादा दरिंदगी करने नहीं दूंगा। अब मैं ये और नहीं देख सकता। मुझे इस गाँव को सही रास्ते में लाना होगा। अब मैं इस पहाड़ में और ज्यादा नहीं छुपूंगा। आज मैं शिनमुंग चियोन को खत्म कर दूंगा। इस गाँव के लिए और सभी के लिए मुझे ये करना होगा। ये करते हुए अगर मैं मर भी जाता हूँ तो मुझे कोई भी परवाह नहीं है। इसके बाद आते हैं हम प्रेजेंट मोमेंट में, जहाँ पे शियोंग जी को 5 प्री जनरेशन के बंदों ने घेर रखा होता है। पर शियोंग जी को इस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसने अपना फैसला कर दिया होता है। इतने में ही जो शामन होता है ब्योलगु ली लोगों को कहता है, हे, आखिर तुम्हें क्या लगता है तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने तुम्हें किराए में लेने के लिए काफी सारा पैसा खर्च करा है, लेकिन उसके बावजूद भी तुम लोग कुछ कर क्यों नहीं रहे हो? विंजिन ने अभी अभी मेरी जान लेने की कोशिश करी है। तुम समझ रहे हो जिनमु जिन का बेटा मुझे मारने की कोशिश कर रहा है, इसलिए जाओ जाके विंजिन को जल्दी से पकड़ो। वहीं ये तीनों प्री जनरेशन के बंदे आपस में बोल रहे होते हैं, ओह, इसने तो मुझे हैरान कर दिया। इसे अचानक से क्या हुआ? ये अचानक से इतना ज्यादा क्यों भड़क रहा है? ये बुढ़ा साला सच में दिमाग खराब करता है। इतने में ही कोजिमा शिगियाकी टोपी वाले बंदे को कहता है, जाओ जाके विंजिन को पकड़ के लेके आओ। क्योंकि ये टोपी वाला भी प्री जनरेशन का होता है इसलिए ये कहता है, क्या तुम मेरे ऊपर हुक्म चला रहे हो? शिगियाकी कहता है, अगर तू मेरी बात नहीं मानता तो इसका मैं कुछ भी नहीं कर सकता। लेकिन इतने में ही ग्वांग यू आता है और टोपी वाले बंदे को कहता है, चलो चलते हैं। भले ही हम लोग इन्हें पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये बात सच है, इन्होंने हमें पैसे दिए हैं यहाँ पे काम करने के, इसलिए जो लोग ये कहते हैं हमें वो करना होगा। हम शोंग जी युक नाम के लड़के को इन दोनों के ऊपर छोड़ देते हैं और हम तीनों को बस जाके उस छोटे से चूहे को पकड़ना है। और ये तीनों निकल पड़ते हैं विंजिन को पकड़ने के लिए। इसके बाद शिगियाकी शोंग जी को कहता है, शोंग जी युक तू यहाँ पे आ चुका है तो क्या तू मरने के लिए तैयार है? तुझे खत्म करने के बाद तुझे कोई भी याद नहीं रखने वाला। तुझे बस हम चियोनलैंड की पहाड़ियों में दफना देंगे। वैसे अभी भी ज्यादा देर नहीं हुई है, तो चाहे तो अपनी जान की भीख मांग सकता है। इसके बाद हिरोयाकी कहता है, मुझे अब भी वो समय याद है जिस वक्त हम साथ में रहते थे। हमने उस वक्त तुझे तेरी जिंदगी के हाल में छोड़ दिया था, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पे आके तू एक कुत्ते की मौत मरना चाहता है। शोंग जी एक स्माइल के साथ कहता है, अच्छा आखिर तू इतना कब से बोलने लगा? क्या मुझसे बात करके तुम समय बर्बाद करना चाहते हो क्योंकि तुम्हें पता है तुम मुझे नहीं हरा सकते? इतने में ही शिगियाकी एक मुक्का मारता है शोंग जी की छाती में और स्टाइल में कहता है, क्या हम दोनों तुझे नहीं हरा सकते? तेरे लिए मैं अकेला ही काफी हूँ। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं बहुत ही ज्यादा पास्ट का सीन, जिस समय गैप्रियोंग किम अपनी जवानी के दिनों में थे। गैप्रियोंग अपने साथ के एक बंदे को कहते हैं, अच्छा तो ये बात है, आखिर सिचुएशन कैसी है? गैप्रियोंग के साथ का बंदा कहता है, सर लगता है हमें इससे काफी ज्यादा नुकसान हुआ है। गैप्रियोंग अपने ग्लब कसते हुए कहते हैं, ठीक है इस बारे में सबको बता दो। और पूरी की पूरी फिस्ट गैंग अभी कहीं जा रही होती है और मिनशिक चोई जो गैप्रियोंग किम का चमचा होता है वो कहता है, सारे लोग साइड हो जाओ, हमारे हेड गैप्रियोंग किम आ रहे हैं। बट गैप्रियोंग का स्वैग सबसे ज्यादा अलग होता है। दरअसल गैप्रियोंग को खबर मिली होती है कि उनके बंदों की किसी के साथ फाइट हुई है और अभी गैप्रियोंग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे सब कुछ हुआ होता है। वो देखते हैं उनके 2 बंदे जमीन में टूटे फूटे पड़े होते हैं, जिनमें से एक का नाम होता है टेग्योक हान और दूसरे का नाम होता है गॉन। गैप्रियोंग यहाँ पे आके इन दोनों से कहते हैं, टेग्योक और गॉन आखिर यहाँ पे क्या हुआ है? इन दोनों की अभी हालत काफी ज्यादा खराब होती है, लेकिन उसके बावजूद भी ये गैप्रियोंग की बात को इग्नोर नहीं कर सकते, इसलिए कराते हुए कहते हैं, हमें माफ कर दो। गैप्रियोंग कहते हैं, अगर तुम दोनों मिलकर फाइट करते हो तो तुम किसी छोटी गैंग के हेड के बराबर हो जाते हो। उसके बावजूद भी ऐसा कौन है जिसने तुम्हारी ये हालत करी है? ये दोनों कराते हुए कहते हैं, कोजिमा ब्रदर्स ने ये किया है। और क्योंकि ये दोनों लेडे गैप्रियोंग से बात कर रहे होते हैं, इसलिए बेखो कौन कहता है, तुम्हें इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए, जब तुम हेड से बात करो तो तमीज के साथ करो। और ये दोनों बेचारे ताकत ना होने के बावजूद भी अपने घुटनों के बल बैठते हैं गैप्रियोंग को रिस्पेक्ट देने के लिए। इनमें से एक बंदा कहता है, लगता है वो दोनों मेनलैंड से यहाँ पे आए हैं, और मेनलैंड का मतलब शायद इनका जापान से होगा। इसके बाद ये बंदा अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहता है, उन दोनों भाइयों को देख के ऐसा लगता है वो कूडो मार्शल आर्ट का इस्तेमाल करते हैं और हम दोनों उनको हराने के लिए काफी नहीं थे। हमने उनके बारे में थोड़ी सी छानबीन करी थी और हमें पता चला उन दोनों को गुइजियन ब्रदर्स भी बोला जाता है। और अभी हम एक सीन देखते हैं जहाँ पे कोजिमा ब्रदर्स प्री जनरेशन के बंदों को मार रहे होते हैं। इसके बाद गैप्रियोंग बेखो कौन को कहते हैं, देखो इन कोजिमा ब्रदर्स के ऊपर नजर रखो और हमारी फिस्ट गैंग में सबको बता दो कि हमारा सामना एक ताकतवर दुश्मन से है। यानी कि गैप्रियोंग ने भी कोजिमा ब्रदर्स को ताकतवर माना था। और वही प्रेजेंट मोमेंट में शिगियाकी एक और मुक्का मारता है शोंग जी की चेस्ट में और इसके बाद एक और मुक्का शोंग जी की चेस्ट में और कहता है, तेरी छाती मेरा मुक्का खाने के लिए पूरी तरह से खुली है, तू हमेशा से ही ऐसा था, अब नीचे देख। इसके बाद शिगियाकी एक लात मारता है शोंग जी के पैर पे और शोंग जी का कॉलर पकड़ के कहता है, जब मैं तेरी छाती में मुक्का मार रहा था तब तो अपने पैर के बारे में तो भूल ही गया था और इसीलिए तू मुझे कभी भी नहीं हरा सकता। और कोजिमा एक हेडबट मारता है शोंग जी के मुंह पे, जो कि शोंग जी के काफी ज्यादा तगड़ा पड़ा होता है और शिगियाकी अपने मन में बोल रहा होता है, क्या इसे लगता है ये हम दोनों
को हरा देगा। शियांग जी, सपने देखना छोड़ दे। भले ही तू पहले से ज्यादा ताकतवर हो चुका होगा, लेकिन मेरी नजर में अब भी तू वही बच्चा है जिसको मैंने पहले देखा था। लेकिन ये क्या, मुझे कुछ अजीब लग रहा है। दरअसल शिगेयाकी ने शियांग जी के ऊपर काफी सारे अटैक्स करे होते हैं, लेकिन शियांग जी को उनका कोई भी असर नहीं होता। शियांग जी के फेस में कोई भी इमोशन नहीं होते और वो चुपचाप से बस खड़ा होता है। शिगेयाकी थोड़ा सा थक चुका होता है और कहता है, क्या हुआ, आखिर तो इस तरह का चेहरा क्यों बना रहा है? शियांग जी एक हल्की आवाज में कहता है, क्योंकि मुझे दुख हो रहा है ये देख के तो कितने बड़े इल्यूजन में है। शिगेयाकी ये सुन के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है, क्या इल्यूजन? शिगेयाकी अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ये क्या बोल रहा है? क्या मैं कोई गलती कर रहा हूँ कि क्या इसे मेरे लिए दुख हो रहा है? लेकिन इतने में ही शियांग जी एक मुक्का मारता है शिगेयाकी की छाती में और कहता है, मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर सालों पहले हो गया था। इसके बाद कोजिमा के एक मुक्का पड़ता है रिब्स में, इसके बाद एक लात पैर में, और अचानक से शियांग जी शिगेयाकी का कॉलर पकड़ के उसके चेहरे पे हेडबट मारने वाला होता है। और ये चीज शिगेयाकी को अच्छी तरह से पता होती है, इसलिए वो अपने मन में कहता है, ठीक है, मुझे शांत रहना होगा, क्योंकि ये कूड़ो का ही इस्तेमाल कर रहा है। ये उसी कूड़ो का इस्तेमाल कर रहा है जो हमने इसे सिखाया था। इसका अगला अटैक जरूर एक हेडबट होने वाला है। मैं इसके अटैक को ब्लॉक कर लूंगा और उसके बाद इसकी अच्छे से तोड़ूंगा। बस शियांग जी हेडबट नहीं मारता, वो शिगेयाकी को कंधे से पकड़ के बस जमीन में पटकने ही वाला होता है। इतने में ही हिरोयाकी आके एक लात मारता है शियांग जी की चेस्ट में, जिससे शियांग जी स्लाइड करता हुआ दूर जाता है। हिरोयाकी शिगेयाकी को कहता है, सावधान हो जाओ, तुम्हें संभल के रहना होगा। शिगेयाकी कहता है, हिरोयाकी, मेरे रास्ते में मत आओ, वो मेरा शिकार है, तुम उससे दूर रहो। हिरोयाकी सीरियस होकर कहता है, क्या तुम देख नहीं पा रहे हो, वो इंसान अब एक शिकार नहीं है। इस वक्त शियांग जी पकड़ने वाली कूडो ट्रिक भी इस्तेमाल कर रहा है और मारने वाली कूडो ट्रिक भी, जो कि हम दोनों अलग अलग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो साथ में इस्तेमाल कर रहा है। और ट्रेनिंग कर करके उसने कूडो में काफी ज्यादा महारत हासिल कर ली है। कूडो जिस हद तक खतरनाक हो सकता है वो उसकी ऊंचाइयों तक लगभग पहुंच चुका है। हम अब तक एक शेर के बच्चे को पाल रहे थे बिना ये जाने कि ये क्या कर सकता है। शिगेयाकी कहता है, इसका मतलब तो? हिरोयाकी कहता है, हाँ, तुमने बिल्कुल सही समझा, वो इंसान अब एक शिकार नहीं रहा, वो एक शिकारी बन चुका है। और ऐसे मॉन्स्टर को हराने का बस एक ही रास्ता है, हम कोजिमा ब्रदर्स को एक साथ मिलकर लड़ना होगा। मुझे अंदर से फीलिंग आ रही है, शियांग जी सच में हमसे ज्यादा ताकतवर हो चुका है और इसको हराने का बस यही रास्ता है कि हम दोनों को यक्ष बनना होगा। इसे हराने के लिए जो करना पड़ेगा हमें वो करना होगा एक असली यक्ष की तरह। इतने में ही हिरोयाकी भागता हुआ शियांग जी की कमर पकड़ लेता है और शिगेयाकी एक लात मारता है शियांग जी की चेस्ट में। हालांकि शियांग जी ने शिगेयाकी की लात को अपने हाथ से पकड़ लिया होता है, बट वो अब भी हिरोयाकी की पकड़ में होता है और हिरोयाकी उसे उठा के जमीन में पटक देता है। लेकिन शियांग जी अपने दोनों पैरों के साथ जमीन में लैंड होता है, जिस वजह से उसे कोई भी डैमेज नहीं पहुंचता। इतने में ही शिगेयाकी एक कराटे चॉप मारता है शियांग जी के मुंह पे। शियांग जी अभी ऐसी कंडीशन में नहीं होता कि वो इस अटैक से बच पाए, पर उसके बावजूद भी वो अपने पैरों से कमाल की ताकत लगा के पीछे की तरफ उछल जाता है और शिगेयाकी का अटैक मिस हो जाता है। और ये चीज कोजिमा ब्रदर्स के लिए सच में काफी ज्यादा हैरानी वाली बात होती है। शिगेयाकी अपने मन में बोल रहा होता है, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, ये तो उस समय बस एक मामूली इंसान था। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जिस वक्त कोजिमा ब्रदर्स शियांग जी को सिखाया करते थे। शियांग जी अपनी ट्रेनिंग कर रहा होता है और शिगेयाकी हिरोयाकी को कहता है, ये जो कुछ भी सीख पाया है क्या ये इसका टैलेंट है? हिरोयाकी कहता है, मुझे लगता है ये एक जीनियस है, लेकिन जीनियस होने के बावजूद भी ये एक नॉर्मल इंसान है, इसीलिए इसके पास टैलेंट भी उसी हिसाब से होगा। शिगेयाकी कहता है, हाँ, अगर हम इससे ये चाहे कि ये हमारी तरह ताकतवर बन जाए तो हम इससे कुछ ज्यादा ही मांग रहे हैं। हिरोयाकी कहता है, मामूली इंसान, ये सब ऐसे ही लोगों के लिए बना है, लेकिन कोई बात नहीं, जितना ये अभी सीख रहा है इसके लिए उतना भी काफी है। जितना ये सीख चुका है उससे ये कम से कम शामन की रक्षा तो कर ही लेगा। और प्रेजेंट मोमेंट में शियांग जी अभी इन दोनों को ही पकड़ के बस जमीन में पटकने ही वाला होता है और हवाई हवा में ये दोनों अपने मन में सोच रहे होते हैं, वो हमारा एक भ्रम था कि ये एक मामूली इंसान है, हमने इसको एक मामूली इंसान समझा क्योंकि इसके सामने हम ही मामूली हैं। हमें अब समझ आ चुका है, एक जीनियस इंसान एक मामूली इंसान को पहचान सकता है, लेकिन एक मामूली इंसान एक जीनियस को कभी नहीं पहचान सकता। और शियांग जी बहुत ही बुरी तरह से इन दोनों को ही जमीन में पटक देता है, बट जमीन में पटके जाने के बावजूद भी शियांग जी इनको छोड़ता नहीं, वो दोबारा से इन्हें खींच के पीछे की तरफ पटक देता है। इतनी बुरी तरह से पटकने के बावजूद भी शियांग जी ने अब भी इन्हें नहीं छोड़ा होता और दोबारा से इन्हें आगे की तरफ खींच के दोबारा से जमीन में पटक देता है। और ये 3 खतरनाक अटैक काफी होते हैं कोजिमा ब्रदर्स को अनकॉन्शियस करने के लिए। इन दोनों को निपटाने के बाद शियांग जी सामन की तरफ बढ़ता है और कहता है, अब तुझे बचाने के लिए यहाँ पे कोई भी यक्ष मौजूद नहीं है, आजा, हमारे बीच का ये जो रिश्ता है आज इसे यहीं पे खत्म करते हैं। शिनमुंग चियान, आज मैं तुझे मार डालूंगा। लेकिन शामन बहुत ज्यादा रिलैक्स लग रहा होता है और अपनी सिगरेट जलाते हुए कहता है, कमाल है, एक ऐसा टैलेंट जिसके सामने कोजिमा ब्रदर्स भी मामूली इंसान लग रहे हैं। तेरे अंदर के इस टैलेंट को जिनमू जिन ने उभारा है ना? क्या मुसीबत है,
वैसे मैं भी ये बात मानता हूँ, हमें अपने इस रिश्ते को अब खत्म करना होगा, लेकिन ये मेरी मौत के साथ नहीं, तेरी मौत के साथ होगा। इतने में ही शामन के घर का जो बड़ा सा दरवाजा होता है उसे बाहर से कोई खटखटाता है, जिसके लाल और हल्के काले बाल होते हैं, यानी कि लेजेंड यहाँ पे पहुँच चुका है। इसके बाद हम एक पुराना सीन देखते हैं जहाँ पे सामन और चार्ल्स कॉल पे बात कर रहे होते हैं। चार्ल्स सामन को कहता है, क्या श्यांग जी युग, तेरा मतलब है वो लड़का तुझे परेशान कर रहा है? शामन कहता है, हाँ बात तो यही है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं उसे हैंडल कर लूंगा। मैंने यू गैंग लोगों को यहाँ पे बुला लिया है उससे निपटने के लिए। चार्ल्स कहता है, चियोन मेरे भाई, तुझे नहीं लगता कोई काम सफाई से हो तो यही बेहतर रहता है? शामन कहता है, क्या सफाई से? मैं इसका मतलब समझा नहीं। चार्ल्स कहता है, मैं वहाँ पे एक बंदे को भेज रहा हूँ जो वहाँ का काम बहुत ही सफाई से करेगा। शामन कहता है, किसको? आखिर तुम किसको भेज रहे हो? और अभी हम प्रेजेंट मोमेंट में देखते हैं जो लाल बालों वाला बंदा होता है वो शामन की घर की छत में आके बैठ चुका होता है, इसके बावजूद भी कि दरवाजा लॉक था। इस बंदे के हाथ में एक लॉलीपॉप होती है और ये उसका रैपर खोलते हुए बोल रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ तुमने दरवाजा लॉक करके क्यों रखा था? आखिर तुमने ही तो मुझे यहाँ पे बुलाया था, उसके बावजूद भी दरवाजा लॉक। लेकिन फिर मुझे पता चला यहाँ अंदर प्रोग्राम चालू है। तुम सबसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम है जिहोन ली। श्यांग जी युग, मैं यहाँ पे निपटाने के लिए आया हूँ चार्ल्स चोई के कहने पे। वह तो ही मिस्टर श्यांग जी युग है ना? और यार भले ही ये जेम्स ली है, लेकिन अभी यहाँ पे हमें इसका नाम बताया गया है जिहोन ली, और ये अपने आप में ही काफी ज्यादा डीप चीज है। असल में जेम्स ली एक काफी ज्यादा मिस्टीरियस बंदा है। देखो लोग इसे डीजी भी कहते हैं, यानी कि डियागो, कोई इसे जेम्स ली कहता है, और अब इसने अपना नाम बताया है जिहोन ली। और यार जिस दिन इस बंदे की मिस्ट्री खुलेगी ना, उस दिन लुकिसम की आधे से ज्यादा मिस्ट्री सॉल्व हो जाएगी। और मैंने पिछली लुकिसम की वीडियो में कहा था कि जेम्स की फाइट श्यांग जी युग के साथ नहीं हुई थी, जो कि चैप्टर 1 से लेके अब तक किसी भी चैप्टर में नहीं हुई थी। और जैसे ही मैंने बोला कि उनकी फाइट नहीं हुई थी, तो लुकिसम के क्रिएटर ने कहा ऐसे कैसे, फाइट तो इनकी करवा के रहेंगे। तो गाइस सच में इन दोनों की फाइट देखने में काफी ज्यादा मजा आने वाला है। मुझे पहले से ही पता था कि श्यांग जी युग एक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग किंग है, बट क्या वो जेम्स ली के सामने टिक पाएगा, ये हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। और एट लास्ट